जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका एक परिवार 19वीं सर्विस गिरी पर ओसीएस गिरी पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है सिविल सेवा परीक्षा के लिए। तो यूपीएससी यूपीपीएससी यानी स्टेट पीसीएस सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो ये सेट नंबर पहला है, तो इसको हम लोग देखते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी का वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेंगे, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सकेगा। और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पहला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तथ्य या तथ्यों के आधार पर ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ये दो तथ्य है। देखिए, एक पहला जो जॉर्ज लेमेत्रे का बिग बैंग थियरी है वो है ना। बिग बैंग थियरी में क्या है, और वो बताता है कि पहले सारे के सारे जो ब्रह्मांड का एक द्रव्यमान था वो केंद्रित था और किसी कारणवश उसमें अचानक से विस्फोट हुआ और लगातार ब्रह्मांड का विस्तार होने लगा। तो उस तरीके से भी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो डॉपलर विस्थापन। ठीक है, डॉपलर विस्थापन में क्या होता है, आकाशगंगाओं से निकलने वाला जो एक स्पेक्ट्रम होता है ना, प्रकाश जो जैसे हम लोग उसमें और 10th वगैरह में दिया है और प्रिज्म बनता है, तो उसी हिसाब से जब स्पेक्ट्रम के आधार पे ब्रह्मांड का विस्तार बताया जाता है। इसमें होता क्या है, यदि स्पेक्ट्रम में लाल विस्थापन की घटना अधिक हो रही है या लाल विस्थापन की घटना हो रही है ना, तो वहां पे क्या होगा, जो आकाश गंगाएं हैं पृथ्वी से दूर भाग रही हैं। यानी कि क्या हो जाएगा, जब लाल विस्थापन होगा तो ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है ना। और यदि स्पेक्ट्रम में बैंगनी विस्थापन होता है, ठीक है, बैंगनी जानते हैं आप, लाल इसका सबसे कम प्रकीर्णन होता है ना। इसका जो एंगस्ट्रॉम में आता है 7800 एंगस्ट्रॉम और इसका सबसे कम 3900 या कहीं कहीं किताबों पे आपको कहीं कहीं पे आपको 40 यानी 4000 स्टाम्प भी मिल जाता है। तो इस हिसाब से अगर रक्त विस्थापन अधिक हो रहा है तो वहाँ पे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। यदि बैंगनी का विस्थापन हो रहा है तो ब्रह्मांड का विस्तार नहीं हो रहा है, बल्कि वो निरंतर पास आ रहे हैं। तो ये वाला जो प्रैक्टिकल है, अगर इसको देखा जाए तो अभी तक काम लाल विस्थापन का हो रहा है, बैंगनी विस्थापन नहीं हो रहा है ना। तो रक्त विस्थापन हो रहा है, यानी कि दूरी बढ़ते समय, यानी देखा जाए तो सबसे पहले बैंगनी का और सबसे अंतिम समय में लाल का विस्थापन होता है। और यदि रक्त विस्थापन भी यानी लाल का भी विस्थापन हो जाए, इसका मतलब दूरी बहुत है। ठीक है, तो यही चीज है कि बार बार और जब भी प्रैक्टिकल होता है, परीक्षण होता है, तो देखा जाता है कि यहाँ पे रक्त विस्थापन हो रहा है तो ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है काफी तेजी से। देखते हैं आकाशगंगाओं पर का निरंतर पास आना, ये तो गलत है ही है। अभी इतना बात, डॉपलर विस्थापन की घटना ये सही है, बिग बैंग थियरी भी बताता है, लेकिन मुख्यतः यही स्टेटमेंट है। बिग बैंग थियरी के अनुसार भी बढ़ रहे हैं क्योंकि विस्फोट के दौरान लगातार पिंड मोशन में ही है, तो इसका बी ऑप्शन ही सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला एवं दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है जो अपने हजारों फीट लंबे वलय के लिए जाना जाता है। इसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। इसके वायुमंडल में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन मिलते हैं। तो ये देखिए, स्पष्ट रूप से 2-3 जगह बता दिया कि ये शनि है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। अपने हजारों फीट लंबे वलयों की वजह से शनि के बारे में नाइट्रोजन हाइड्रोजन भी, तो कुल मिला के ये शनि हो जाएगा, है ना। तो शनि की व्याख्या की जा रही है और ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है।
है ना। तो यदि हम बढ़ते हुए क्रम में देखें सभी ग्रहों को, तो सबसे पहले आपका बुध हो जाएगा, है ना। बुध के बाद उसके बाद आपका शुक्र, शुक्र के बाद मंगल, मैं सॉरी चिन्ह गलत लगा रहा हूं, है ना। मंगल, फिर पृथ्वी, फिर अरुण, वरुण और उसके बाद आपका शनि, फिर बृहस्पति, है ना, जुपिटर। तो इस तरीके से है बढ़ते हुए क्रम में द्रव्यमान के हिसाब से। बाकी दूरी के हिसाब से सबसे पहले बुध होता है, बुध के बाद शुक्र, और शुक्र के बाद फिर पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ये बढ़ते हुए क्रम में हो जाएगा दूरी के हिसाब से। तो आपका फिलहाल करेक्ट आंसर यही हो गया। तो चलते हैं आगे। किसी भी आकाशीय पिंड को ग्रह का दर्जा देने के लिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU किन शर्तों को लागू करता है? इसमें 2-3 शर्तें दी गई। पहली बात तो चलिए अच्छा हम लोग पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। वह आकाशीय पिंड सूर्य के चारों ओर घूम रहा हो, तो हाँ सूर्य हो या कोई भी तारा हो तो उसका ग्रह, फिलहाल हम लोग अपने सौरमंडल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो यही होगा। आगे उस आकाशीय पिंड की परिक्रमण कक्षा किसी अन्य ग्रह को परिक्रमण कक्षा को न काटती हो, तो ये भी सही है। और इसी चीज का अवहेलना कर रहा था क्या नाम था उसका, प्लेटो, ठीक है, प्लूटो अवहेलना कर रहा था, यानी कि ग्रहों का भी चक्कर लगा ले रहा था उसी में। उस आकाशीय पिंड का आकार बुध ग्रह से अधिक हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना कि वो पिंड का आकार कैसा हो। अब ऐसे देख लिया जाए तो आकार में जो बुध है, बुध से भी बड़ा बृहस्पति का, जुपिटर का जो ज्ञानीमिंड है, ज्ञानीमिंड क्या है, ब्रह्मांड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है ना। उसके बाद आ जाता है शनि का, ठीक है। तो आकार से कोई मतलब नहीं है, करेक्ट आंसर इसमें सी होगा। तो ये चीज थी। अब प्लूटो के साथ यही घटना हुई। जैसे प्लूटो की बात कर लें तो उसकी खोज सबसे पहले 1930 में क्लाइव टॉम्स ने की थी, है ना, टॉम्स होता है, तो 1930 में करी थी। और फिर मामला गड़बड़ हुआ तो IAU ने 2006 में प्राग गणराज्य था, ठीक है, चेक गणराज्य मतलब वहां का जो प्राग उसकी राजधानी है, वहां पे 24 अगस्त को 2006 में इसको बाहर निकाल दिया गया। और बाहर निकालने का जो मामला था यही था, ये इसका उल्लंघन कर रहा था। उसमें क्या होता है कि कोई भी ग्रह तभी माना जाएगा जब वो किसी तारे की परिक्रमा कर रहा हो और वो ओवरलैप ना करता हो। जैसे ये दूसरा स्टेटमेंट है, उसके पास खुद का गुरुत्वाकर्षण हो, ग्रेविटी हो, है ना, जिससे वो आकार गोल बना सके। तो ये कुछ मुख्य धुरी थी। तो इसमें से दूसरे वाले स्टेटमेंट को नहीं मानता था प्लूटो, इसलिए 24 अगस्त 2006 को इसको बाहर निकाल दिया गया, है ना, प्राग में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी क्षेत्र में क्यूपर बेल्ट पाई जाती है? किस क्षेत्र में क्यूपर बेल्ट पाई जाती है? तो क्यूपर बेल्ट का मतलब जहां से हमारे ग्रहों की सीमा समाप्त होती है वहां से क्यूपर बेल्ट शुरू होता है। तो वरुण के बाद, है ना, तो मंगल व बृहस्पति ग्रहों के मध्य, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है क्षुद्र ग्रह सब पाए जाते हैं ना, पूरा बेल्ट पाया जाता है। यहाँ पे अगर मंगल है और यहाँ पे जुपिटर है तो यहाँ पे ऐसा छोटे छोटे ग्रह, धूल कण इत्यादि, है ना, ये सब पूरा बेल्ट पाया जाता है पूरा, ठीक है। तो उसमें इसे क्यूपर बेल्ट नहीं कहा जाता है। नेपच्यून ग्रह के बाद, नेपच्यून जीव यानी कि वरुण के बाद वाले क्षेत्र को
क्यूबर बेल्ट कहा जाता है, कि यानी उसके बाद भी कुछ है, ठीक है, डार्क है लेकिन कुछ है, तो उसे ही क्यूबर बेल्ट कहा गया। तो बाकी को छोड़ देते हैं, करेक्ट आंसर बी हो गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। भूपर्पटी क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दिशाओं में संचलित होती है, और हमें इसमें क्या है, सही कथनों पर विचार करना है। तो भूपर्पटी क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दिशाओं में संचलित होती है, सही बात है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों दिशाओं में मूव करती है। उसके बाद भूपर्पटी भूतकाल में वर्तमान की अपेक्षा थोड़ी मंद गति से संचालित होती थी। ऐसा नहीं, इसका उलट है ना। भूपर्पटी भूतकाल में वर्तमान की अपेक्षा थोड़ी तेज संचालित होती थी, ठीक है, ये अपोजिट हो जाएगा, तो ये गलत है। पृथ्वी के भीतर सक्रिय आंतरिक बल पृथ्वी की बाहरी सतह के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल जैसे भूकंप वगैरह, सुनामी इत्यादि सब आते हैं, तो भूकंप की वजह से उसमें प्लेटें वगैरह जो है आपस में टकराती हैं, तो इसलिए उत्तरदायी है। तो इसमें पहला और तीसरा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ध्रुव तारे को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, देखते हैं। यह उत्तर दिशा में स्थित रहने वाला तारा है, तो ठीक है भाई, तारा है। रात्रि में दिशा का निर्धारण ध्रुव तारे की सहायता से किया जाता है, सही बात है। कमांडोज वगैरह को यही ट्रेनिंग दी जाती है ना, ध्रुव तारे के माध्यम से। यह एक ऐसा खगोलीय पिंड है जिसमें अपनी रोशनी है, तारा है भाई, तो पहला और दूसरा ही सही होगा सिर्फ। तारों की यही परिभाषा होती है कि उसका खुद के पास खुद की रोशनी हो, ठीक है, तारा कहलाएगा। गोल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है? तो गोल्डीलॉक्स जोन, ठीक है, भूपृष्ठ के ऊपर वास योग्य मंडल की सीमाएं, पृथ्वी के अंदर का वह क्षेत्र जिसमें सेल गैस उपलब्ध है, बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज। तो गोल्डीलॉक्स जोन का मतलब यही है, बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज करना ही गोल्डीलॉक्स जोन की घटना कहलाती है, या गोल्डीलॉक्स जोन कहलाता है, बस और कुछ करना ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। जब क्षैतिज संचलन अत्यधिक तीव्र होता है तो अत्यधिक संपीड़न के कारण इतना अधिक वलन हो जाता है कि दोनों भुजाएं परस्पर समांतर होते हुए क्षैतिज दिशा में हो जाती हैं, वह कहलाता है। तो ये देखिए, कुछ वलन यानी कि हम कहें तो पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचल यानी कि मोड़दार चीज़ों के लिए वलन, ऐसा कुछ देखिए, ऐसा स्ट्रक्चर कुछ बनता है, ठीक है। स्पष्ट सही से बना नहीं पा रहा हूँ, वो अलग की बात है। तो वलन पढ़ते हैं ना, तो उसकी इसमें सबकी अपनी अपनी परिभाषा होती है। तो इसमें क्या है, क्षैतिज संचलन अत्यधिक तीव्र हो तो अत्यधिक संपीड़न के कारण इतना अधिक वलन हो जाता है कि दोनों भुजाएं परस्पर समांतर होते हुए क्षैतिज दिशा में हो जाती हैं। तो ये परिभाषा और सबसे लंबी परिभाषा यही है, और जो किसकी हो जाएगी, आपका परिवलन, यानी परिवलन कहें या परिवलन का मतलब सीधा अपोजिट हो जाने का मतलब है, परिवलन या श्यान बल, ठीक है, इसे परिवलन भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर फिलहाल सी हो गया हम लोग का। बाकी ये देखिए, असम्मित वलन है, सम्मित वलन है, प्रतिवलन है और परिवलन है, साथ ही साथ हम कहें एकनत वलन हो जाते हैं, ये सब चीजें हैं। तो इसमें क्या होता है, एक भुजा समकोण पर बन जाएगी ना, और साधारण तरीके से झुकी हुई रहती है, तो एकनत बल। तो इस तरीके से इनकी सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। तो करेक्ट आंसर हम लोग का सी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा नालीदार अपरदन का घटक है? नदी कटाव द्वारा खड्ड बनाती है, नालीदार अपरदन, ठीक है, तो नदी कटाव द्वारा खड्ड बनाती है, सही बात है। चंबल अथवा यमुना के कछार प्रदेशों में इसके उदाहरण मिलते हैं, चंबल की घाटियों में। तो ये बात सही है, ये स्टेटमेंट अभी तक सही है। और आगे देखते हैं। जब नदी अपना रास्ता बदलती है तो आसपास के इलाके में मृदा अपरदन करती है। कोसी नदी ने कई बार अपना रास्ता बदला है। फिलहाल नालीदार अपरदन के लिए ये कोई स्टेटमेंट सेट नहीं है। बाढ़ के समय नदी का पानी दूर दूर तक फैल जाता है और मृदा की परत को बहा कर ले जाता है, ये भी नालीदार का मतलब ज़्यादा गहराई में और नदी बहे कुल मिला के,
तो ये सब चंबल की घाटियों में, यानी कि चंबल तथा यमुना के कछार प्रदेशों में उसको देखा जाता है। एमपी और यूपी के मध्य के ये सब में बहती हैं दोनों, ठीक है। तो करेक्ट आंसर पहला ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो हमें इसमें गलत कथन को देखना है, छांटना है। तो देखते हैं, त्रियासिक कल्प पृथ्वी पर सबसे कठोरतम कल्प था, चूंकि जलवायु शुष्क हो चुकी थी और जिससे उष्णता बढ़ गई, परिणाम स्वरूप अधिकांश जीव जंतु विनष्ट हो गए। तो ये भी धारणाएं हैं, तो उसमें देखिए हमें गलत वाला छांटना है, तो ये तो सही है। उसके बाद त्रियासिक कल्प के अंत तक गोंडवाना लैंड छिन्न भिन्न होकर बिखर गया और इसके टुकड़े ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण भारत, दक्षिण एवं मध्य अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका के ठोस स्थल भागों में बट गया। गोंडवाना लैंड, सही बात है, गोंडवाना लैंड पूरा फैल गया है ना, पूरा ऑस्ट्रेलिया और भारत का साउथ वाला भाग, बाकी अफ्रीका वाले भाग, इन सब चीज़ों में विभक्त हो गया वो, ठीक है। पहले गोंडवाना ही लैंड था। और चलिए अच्छा आगे देखते हैं, त्रियासिक कल्प में उत्तरी गोलार्ध हिमाच्छादित है, यानी कि बर्फ से ढका है, तो ये भी सही है। हमें असत्य ढूंढना है। तो क्रीटेशियस कल्प में जल स्थलचारी, यानी कि हम कहते हैं उभयचर जीवों का बहुत विकास हुआ और इन्हीं की प्रधानता रही। क्रीटेशियस नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। स्थलचारियों का, यानी कि हम कहें उभयचरों का ही बहुत अधिक विकास नहीं हुआ, तो गलत वाला ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से हमारा डी आंसर सही होगा, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा और प्रैक्टिस सेट देखते रहिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करिए। अभी तक आपने सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।